हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, हम कर रहे हैं नवंबर 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र, जिसका पार्ट 2 हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। ध्यान दें दोस्तों, प्रश्न है सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किसमें हुआ है? तो ध्यान रखें, मैयादास की माड़ी उपन्यास में। किसमें? मैयादास की माड़ी उपन्यास में। किसका उपन्यास है मैयादास की माड़ी? तो ध्यान रखें, भीष्म साहनी जी का। भीष्म साहनी जी का उपन्यास है मैयादास की माड़ी, जिसमें सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? ध्यान रखें, नंद दुलारे वाजपेयी जी। नंद दुलारे वाजपेयी जी का निबंध है भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण। क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण। ठीक है। और कौन है इस निबंध के लेखक? तो ध्यान रखेंगे, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, गौर करें, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। क्या है? साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखें, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दे जरा, कलम का मजदूर। क्या है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, प्रेमचंद घर में, इनमें से कौन सी जीवनी नहीं है? तो ध्यान दें, यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं, पूछा जा रहा है कि इनमें से जीवनी कौन सी नहीं है। तो ध्यान दे जरा, मेरी पत्नी और भेड़िया, मेरी पत्नी और भेड़िया जीवनी नहीं है। इसके अलावा कलम का मजदूर, कलम का सिपाही और प्रेमचंद घर में, ये सभी क्या हैं? ये सभी जीवनी है। ठीक है। और ध्यान रखें, प्रेमचंद को आधार बनाकर लिखी गई जीवनियां हैं, जिनमें से एक उनकी पत्नी के द्वारा लिखी गई, यानी शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई जीवनी है। जीवनी है दोस्तों, आत्मकथा नहीं। तो ध्यान रखें कौन सी है वो? प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी ये दो भी, कलम का मजदूर और कलम का सिपाही, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनके रचनाकार आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इन दोनों के एक जैसे नाम होने की वजह से, तो इनके रचनाकार आप एक अलग से नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर, कहां से? पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण किसमें हुआ है? तो ध्यान रखें, फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है जुलूस। कौन सा? जुलूस, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। यहाँ पर ध्यान देना जरा, पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है। ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान क्या है? वर्तमान में बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को पहले क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, और ये उपन्यास भी याद रखें, फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है जुलूस। बाकी इनका आंचलिक उपन्यास है कौन सा? मैला आंचल। ठीक है, मैला आंचल 1954 में आया उपन्यास है। इसके अलावा प्रति परी कथा, ये भी एक आंचलिक उपन्यास है, 1965 में आया हुआ फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करें। अतएव दो बालू का पूर्ण,
क्या है? अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच, ध्यान से सुनना, अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद किसका है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त नाटक के पात्र चाणक्य का संवाद है। चंद्रगुप्त नाटक 1931 में आया हुआ जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, जिसके पात्र हैं चाणक्य, जिनके द्वारा कहा गया संवाद है क्या? अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा जी के किस नाटक में आया है? तो ध्यान रखें, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है 8वां सर्ग। कौन सा? 8वां सर्ग। ठीक है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न आया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। सुरेंद्र वर्मा जी के अन्य नाटक हैं सेतुबंध। ठीक है, सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। ठीक है, ध्यान रखना। और द्रौपदी, एक है द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी, ये नाटक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ नाटक हैं किसके? सुरेंद्र वर्मा जी के, याद रखेंगे दोस्तों। तो प्रश्न क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा जी के 8वां सर्ग नाटक में आया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जरा गौर करना दोस्तों, यहाँ पर रस सूत्र है। ठीक है, आचार्य भरत मुनि का रस सूत्र है, ध्यान से सुने। क्या है? विभावानुभाव व्याभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति। ठीक है, यह रस सूत्र आचार्य भरत मुनि ने अपने किस ग्रंथ में दिया है? तो ध्यान रखेंगे, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र आचार्य भरत मुनि की रचना है। भरत मुनि का समय है 2री शताब्दी। ठीक है, जिसमें उन्होंने रस सूत्र दिया है क्या? विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति। और इसी रस सूत्र की व्याख्या की है किसने? भट्ट लोलट ने, भट्ट शंकुक ने, आचार्य शंकुक ने। ठीक है, अभिनव गुप्त ने और भट्ट नायक जी ने। ठीक है, भट्ट नायक जी ने भुक्तिवाद के नाम से की है क्या? व्याख्या इस रस सूत्र की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनके व्याख्याकार और उनके सिद्धांत को जरूर याद कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की रिवीजन करें, आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, चीजें कहीं कुछ अलग से नहीं आई, लिमिटेड चीजें ही हैं, बार बार रिपीट होती हैं दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करें। जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो ध्यान रखें दोस्तों, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार कहाँ होता है? जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो, वहां विभावना अलंकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। क्या है? भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, इनमें से रस का अवयव कौन सा नहीं है? तो ध्यान दें, भाव रस का अवयव नहीं है। इसके अलावा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये सभी रस के अवयव हैं, जबकि भाव रस का अवयव नहीं है। इसके लिए आप एक बार इस वाले जो हमने अभी पढ़ा रस सूत्र, इसमें देख लें, प्रश्न के उत्तर इसी में छुपा है। कभी अगर भूल भी जाएं कि रस के अवयव कौन से होते हैं, तो दोस्तों ये रस सूत्र याद कर लेना। ठीक है, इसमें भाव शब्द कहीं नहीं है। क्या है? विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, संयोग दृश, निष्पत्ति। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक, तो भाव क्या है? भाव रस का अवयव नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, देखते हैं। श्लेष, माधुर्य, शक्ति एवं समाधि। श्लेष, माधुर्य, शक्ति एवं समाधि, इनमें से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो ध्यान दें, शक्ति काव्य गुण नहीं है।
शक्ति काव्य गुण नहीं है। इसके अलावा श्लेष, माधुर्य, समाधि, ये तीनों की तीनों ये तीनों की तीनों काव्य गुण हैं, ठीक है, जबकि शक्ति काव्य गुण नहीं है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, क्या है? काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। यह उक्त कथन किसका है? तो ध्यान रखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। क्या है? काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। तो ध्यान रखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जरा ध्यान देंगे। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स कौन सी? अरस्तु द्वारा, ठीक है, अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स यानी ऑन पोएटिक्स, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, पोएटिक्स या ऑन पोएटिक्स, ठीक है, नामक ग्रंथों में कितने अध्याय हैं? तो ध्यान रखें 26, यानी 26 अध्याय हैं। किसमें? अरस्तु की रचना है पोएटिक्स या फिर ऑन पोएटिक्स, जिसमें 26 अध्याय हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल कौन नहीं है? तो ध्यान रखें, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल क्या नहीं है? तो ध्यान रखें, साम्यवादी व्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे, ठीक है। साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। यह बात मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, ठीक है। मार्क्सवादी सिद्धांत, ध्यान से सुनना, मार्क्सवाद किसकी विचारधारा थी? कार्ल मार्क्स की, ठीक है, और जन पक्षधर सोच पर आधारित थी यह विचारधारा, ठीक है। पूंजीपति वर्ग के खिलाफ थी, गरीबों के हित में थी, ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे, ठीक। एक बार फिर से सुने, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहना, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देना दोस्तों, क्या? जॉक देरिदा, डेनियल बेल, रोला बार्थ एवं रेमंड विलियम्स। जॉक देरिदा या जैक देरिदा, कुछ भी कहो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो जॉक देरिदा जिनका सिद्धांत है विखंडनवाद, याद रखना। फिर है डेनियल बेल, फिर है रोला बार्थ एवं रेमंड विलियम्स। इनमें से उत्तर आधुनिकता का संबंध किससे नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, उत्तर आधुनिकता का संबंध नहीं है रेमंड विलियम्स से। किससे? रेमंड विलियम्स से उत्तर आधुनिकता का संबंध नहीं है, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान दें। पीर भरो जिए धीर धरई नहीं, पीर भरो जिए धीर धरई नहीं। देखो, पीर यानी पीड़ा, भरो यानी भरा से भरा हुआ, जिए यानी हृदय, धीर यानी धैर्य, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? पीड़ा से भरा हृदय धैर्य नहीं धरता है, ठीक है। कैसे रहे जल जाल के बांधे, कैसे रहे जल जाल के बांधे। तो एक बार फिर से सुने, पीर भरो जिए धीर धरे नहीं, पीर भरो जिए धीर धरई नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की मनः स्थिति का संकेत किसमें किया गया है? ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखें, दुखाती रेख। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की दुखाती रेख मन स्थिति का संकेत किया गया है। ऐसे होगी ये पंक्ति, ठीक है। दुख यानी पीर जहां शब्द आ जाए समझ लीजिए वहां पर दुख तो होगा ही, ठीक है। तो ऐसे चेन बनाते हुए पढ़ेंगे आप चीजों को लिंक करके, ठीक। ध्यान रखें दोस्तों, काव्य पंक्तियों में स्त्री की
दुखाती रेख मने स्थिति का संकेत किया गया है। तो ये बात ध्यान रखें। पंक्तियां क्या हैं? पीर भरो जिए धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। ठीक, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, तुलसीदास ने रामचरितमानस में कलयुग का वर्णन कौन से कांड में किया है? तो ध्यान रखें, उत्तर कांड में। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, 1631 में इसकी रचना हुई, अवधी भाषा में है, महाकाव्य है। ठीक है, राम के जीवन पर आधारित है, राम कथा का वर्णन है कुल मिलाकर। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें 7 कांड हैं और इसकी रचना 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में की गई थी, जिनमें से एक कांड है, 7 कांडों में से एक कांड है उत्तरकांड। कौन सा? उत्तरकांड। ठीक, जिसमें जिसमें तुलसीदास जी ने, रामचरित नहीं, तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन किया है। तो ध्यान रखेंगे, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कलयुग का वर्णन किसमें किया है? उत्तरकांड में। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, ध्यान दें, इसने निर्झर बह गया है, इसने निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। उपरोक्त गीत किसका है? तो ध्यान रखें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का गीत है। क्या? इसने निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है अगला प्रश्न, आत्मजयी। आत्मजयी की कथा वस्तु, आत्मजयी एक रचना है किसकी? कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। पूछा जा रहा है कि आत्मजयी की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो ध्यान रखें दोस्तों, कठोपनिषद पर, कठोपनिषद पर। ठीक है, जिसमें नचिकेता प्रसंग है, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है आत्मजयी की कथा वस्तु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आत्मजयी कुंवर नारायण जी की प्रसिद्ध रचना है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न, सूनी घाटी का सूरज। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? तो ध्यान रखें, श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज। कौन सा? सूनी घाटी का सूरज किसका है? तो ध्यान रखें, श्रीलाल शुक्ल जी का। याद रखना, इसके अलावा श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है कौन सा? राग दरबारी। बहुत ही चर्चित उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, काम और राम। काम और राम का द्वंद्व किस में चित्रित है? तो ध्यान रखें, मानस का हंस उपन्यास में। मानस का हंस उपन्यास में काम और राम के द्वंद्व चित्रित है। ठीक है, और ध्यान रखें किसकी रचना है? अमृतलाल नागर जी की रचना है मानस का हंस, जिसमें तुलसीदास जी के रामचरित को आधार बनाकर इसकी रचना की गई है। ठीक है, रामचरितमानस को आधार बनाकर। ठीक, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करना जरा। और ये क्या है? एक उपन्यास है। कैसा? जीवनी परक उपन्यास है, जिसमें तुलसीदास को आधार बनाया गया है। ठीक, अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। एक बार देख लेना, अमृतलाल नागर है या अमृत राय है। ये एक जैसे दिखने वाले नामों पर दोस्तों आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है, जिस तरह की कंफ्यूजन इतना पढ़ने के बावजूद जब मुझे हो सकती है तो आपको क्यों नहीं होगी? ठीक है, तो इसीलिए कह रही हूँ कि बार बार करें चीजों को और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। और जहां मैं कहती हूँ कि आप इस पर एक बार सर्च करना या अपनी किताबों से देखना, तो कर लिया करो, क्योंकि जो गलती अभी हम सुधार लेंगे वो एग्जाम में रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक, इस बात का ध्यान रखें, गौर करें। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, जरा ध्यान दें कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूं जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। क्या है पंक्ति? देखना कितनी शानदार पंक्ति है, जरा ध्यान से सुने कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूं जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। तो दोस्तों, यह पंक्ति आधे अधूरे नाटक
के प्रस्तुत किस संवाद से है, यानी आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत किस संवाद से इसका संबंध है। यानी कि कुल मिलाकर के प्रश्न ऐसे होना चाहिए, इतना घुमाकर क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग। ठीक, जरा ध्यान दें। मोहन राकेश जी का नाटक है आधे अधूरे नाटक। पूछा जा रहा है कि इस नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है। तो ध्यान रखें, बड़ी लड़की। बड़ी लड़की पात्र है किसकी, आधे अधूरे नाटक की। किसका नाटक है आधे अधूरे, मोहन राकेश जी का। अन्य पात्र है कौन, अशोक, ठीक है, बिन्नी, ठीक, और ध्यान रखें महेंद्रनाथ, ठीक, और सरस्वती, ये सभी पात्र हैं इस नाटक के। तो ध्यान रखेंगे मध्य वर्गीय पारिवारिक जीवन समस्या को उठाया है इसमें। ठीक, तो ध्यान रखें, इसमें कहा जा रहा है ये संवाद किसके द्वारा, बड़ी लड़की के द्वारा। वह कह रही है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूं जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आधे अधूरे नाटक से लिया गया संवाद है, बड़ी लड़की का संवाद है। ठीक, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, क्या है, कारवां। कारवां एकांकी संग्रह किसका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुने। तो भुवनेश्वर प्रसाद जी का है, भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है कारवां। ठीक है, जिसे कुछ आचार्यों ने पहला एकांकी संग्रह भी माना है। ठीक, ध्यान रखेंगे, एकांकी संग्रह में पहला संग्रह किसका माना जाए, इस पर बड़ा तर्क है। ठीक है, यह बवाल है, कुछ भी समझें आप। ठीक, तो आप जो एकांकी कार पहले माने गए हैं, ठीक है, उनको ध्यान से पढ़ लें दोस्तों। ठीक है, यहां से प्रश्न जरूर बनता है, लेकिन आप प्रायोरिटी किसको देंगे, कारवां को ही देंगे। कुछ लोग किसको मानते हैं, तो ध्यान रखें, राम कुमार वर्मा की एकांकी को भी मानते हैं, बादल की मृत्यु को। ठीक है, पहली एकांकी। तो इस तरह से कई अलग अलग आचार्यों के विचार हैं। ठीक, आप प्रायोरिटी देंगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास है उसमें जो चीजें बताई गई हैं, आप प्रायोरिटी उनको देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, रचना काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो ध्यान दें, सबसे पहले रचना है कुवलय माला कथा। कौन सी, कुवलय माला कथा। कब आई, 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में, यानी आदिकालीन रचना है कुवलय माला कथा। ठीक है, किसकी है, तो ध्यान रखें, कुशल लाभ या कल्लोल की रचना है कुवलय माला कथा। ठीक है, ध्यान रखें, 9वीं शताब्दी में आई रचना है। फिर है राहुल वेल। राहुल वेल किसकी रचना है, रोड़ा कवि। कहीं कहीं रोड़ कवि भी लिखा मिलता है, तो ध्यान रखें, राहुल वेल के रचनाकार हैं रोड़ा कवि, जिनकी रचना का समय है 10वीं शताब्दी। ठीक है, राहुल वेल का समय है 10वीं शताब्दी। फिर है दोस्तों उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन सी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसका समय है 12वीं शताब्दी। कौन सा, 12वीं शताब्दी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, दामोदर कवि की। दामोदर पंडित कहो या दामोदर कवि कहो, इनकी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक, ध्यान रखेंगे, समय याद रखें, 12वीं शताब्दी। फिर है दोस्तों ज्योतिश्वर ठाकुर। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। कौन सी, वर्ण रत्नाकर। अब जरा ध्यान दें, ज्योतिरीश्वर ठाकुर अलग हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी अलग हैं। दोनों के नाम कभी कभी पढ़ने में एक से लगते हैं, लेकिन दोनों ही व्यक्ति अलग हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक काल के हैं, ठीक, जबकि ज्योतिरीश्वर ठाकुर क्या है, आदिकाल के हैं। ऐसे अंतर करें दोस्तों। ठीक, वर्ण रत्नाकर मैथिली में रचित रचना है। ठीक है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी की है, इसका समय है 14वीं शताब्दी। कौन सी, 14वीं शताब्दी, याद रखेंगे दोस्तों। अब एक बार फिर से सुने, सबसे पहले रचना कुवलय माला कथा, जिसका समय है 9वीं शताब्दी। फिर है राहुल वेल। राहुल वेल का समय है 10वीं शताब्दी। फिर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का समय है 12वीं शताब्दी। फिर है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर का समय है
14वीं शताब्दी। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, रचना काल की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, रचना काल की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है, सबसे पहले है पुहु पावती। कौन सी? पुहु पावती। इसका समय है दोस्तों 1725 ईस्वी। 1725 ईस्वी पुहु पावती रचना का समय है। फिर है दोस्तों कासिम शाह की रचना। किसकी? कासिम शाह की रचना, हंस जवाहिर। ठीक है, हंस जवाहिर। इसका समय है 1726 ईस्वी। 1726 ईस्वी हंस जवाहिर का समय है। फिर है दोस्तों नूर मोहम्मद की रचना। किसकी? नूर मोहम्मद की रचना, अनुराग बांसुरी। ठीक है, नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी, जिसका समय है क्या? 1744 ईस्वी। 1744 ईस्वी। ठीक है, किसकी? किसकी रचना है? तो ध्यान रखें, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है, जिसका समय है 1744 ईस्वी। फिर है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना यूसुफ जुलेखा, जिसमें पात्र है कौन? यूसुफ और जुलेखा। ठीक है, अभी रचनाकार मैं भूल रही हूं। ठीक है, यूसुफ जुलेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, रचनाकार अभी मेरे माइंड से स्किप कर रहे हैं, तो आप गूगल कर लें या अपनी किताबों से देख लें, लेकिन ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है यूसुफ जुलेखा। ठीक है, जिसका समय है 1790 ईस्वी। कौन सा? 1790 ईस्वी। बाद में मुझे समय मिलेगा तो मैं वीडियोस को दोबारा देखूंगी, और जहां जहां जो भी मिस्टेक्स हुई हैं या मैंने रचनाकारों के नाम गलत बता दिए हैं या समय गलत बता दिया है, तो मैं उन्हें कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर दूंगी। तो वीडियो देखते समय आप एक बार कमेंट बॉक्स को जरूर पढ़ लेना। ठीक है, बाकी जिन भी दोस्तों को, जिन भी स्टूडेंट्स को मेरा चैनल नहीं मिलता है, तो आप सर्च करें हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा। हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट देखें और अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, तो जरा एक बार फिर से सुनेंगे प्रश्न को। पुहु पावती, पुहु पावती का समय है 1725 ईस्वी। फिर है हंस जवाहिर, हंस जवाहिर का समय है 1726 ईस्वी। इसके बाद है दोस्तों अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी का समय है 1744 ईस्वी। 1744 ईस्वी। फिर है यूसुफ जुलेखा, यूसुफ जुलेखा। ठीक है, करीब कुछ करके नाम है इनका, मैं अभी निकल रहा है मेरे दिमाग से। ठीक है, आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूसुफ जुलेखा। बाकी इसके अलावा एक रचना और याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरी नजर से। ठीक, कुतुब मुश्तरी। क्या है रचना का नाम? कुतुब मुश्तरी। देखें यहाँ पर स्क्रीन पर, कुतुब मुश्तरी। ठीक है, मुश्तरी ये रचना है। किसकी रचना है? तो ध्यान रखना, मुल्ला वजी की। किसकी? मुल्ला वजही, मुल्ला वजही, वजही देख लेना। ठीक है, मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मुश्तरी, इसे भी याद रखें। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले है विद्यापति की रचना कीर्ति लता, अवहट भाषा में है, जिसका समय है 1331 ईस्वी। 1331 ईस्वी। अगर आपने मैथ्स पढ़ा हो तो 11 की स्क्वायर होती है 1331, है ना? कुछ हाँ स्क्वायर ही होती है। ठीक है, तो याद रखें कि इसका समय, कीर्ति लता का समय क्या है? 1331 ईस्वी, अवहट भाषा में है। इसके बाद है दोस्तों छिताई वार्ता। ठीक है, छिताई वार्ता। ठीक है, 1590 ईस्वी, 1590 ईस्वी इसका समय है। किसका? छिताई वार्ता का। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद है दोस्तों भक्तमाल। कौन सी रचना है? भक्तमाल, जिसका समय है 1600 ईस्वी। ठीक है, और गोकुल दास की रचना है छिताई वार्ता। कौन सी? गोकुल नाथ या गोकुल दास। ठीक है, ये दोनों में से एक नाम है, गोकुल नाथ है। ठीक है, तो इनकी रचना है छिताई वार्ता, ध्यान रखेंगे, 1590 ईस्वी में आई। फिर है भक्तमाल, नाभा दास की रचना है भक्तमाल। किसकी? नाभा दास की रचना है भक्तमाल।
ठीक है, 1600 ईस्वी इसका समय है। फिर है दोस्तों उस्मान की रचना। किसकी? उस्मान की रचना है चित्रावली। ठीक है, उस्मान की रचना है चित्रावली जिसका समय है 1613 ईस्वी। 1613 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे। अब जरा एक बार नोट देखें, यहाँ एक नोट दिया गया है, विकल्प में कोई और उत्तर सही नहीं है। सीबीएसई यूजीसी ने इसका क्रम माना है। क्या माना है? जो सीबीएसई यूजीसी का जो क्रम आया है वो था कीर्तिलता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, फिर है चित्रावली। कीर्तिलता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, चित्रावली, ये यूजीसी ने ये क्रम माना है। और जबकि पुस्तक के अनुसार क्या है क्रम सही? जरा ध्यान दें। सबसे पहले कीर्तिलता, फिर है छिताई वार्ता, फिर है भक्तमाल, फिर है चित्रावली। ठीक है, तो कीर्तिलता का समय 1331, छिताई वार्ता का समय 1590, भक्तमाल का समय 1600 और चित्रावली का समय 1613। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक, और आप इस क्रम को ही याद रखें जो पुस्तक के अनुसार है। अब देख ले कि देखो किस तरह से यूजीसी सही आंसर्स को भी कैसे घुमा देता है। अब स्टूडेंट कहाँ कहाँ तक तैयारी करे। ठीक है, अभी मैंने देखा DSSB के जो आंसर की आई थी, इसमें किताबों के अनुसार जो आंसर स्टूडेंट्स ने टिक किए हैं, ठीक है, वो उत्तर ना मान करके इन लोगों ने अपने अलग ही उत्तर निकाल दिए। कम से कम 6 से 7 प्रश्न ऐसे निकल करके आए थे जो सही होते हुए भी गलत बताए गए हैं, जिनके आंसर अलग बता दिए गए हैं। ठीक है, अब बताओ स्टूडेंट्स क्या करें। ठीक, तो हर समय आपकी गलती नहीं होती। ठीक है, कहीं ना कहीं सिस्टम में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। ठीक है, लेकिन आपको अपनी तैयारी इतनी जबरदस्त करनी है दोस्तों, ठीक है, कि कहां तक नंबर काटेंगे। ठीक, तो अपने आप को इतना बेहतर बना लें। ठीक, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।